guys, how are you all? Hope you all are fine and doing well at your homes. तो मैंने आज आपके लिए एक हट के सा टॉपिक लाया है फ्रॉम द बायोलॉजी, और वो भी किस में? फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और डाइवर्सिटी में मैंने उठाया है एनिमल किंगडम को। और जो ये एनिमल किंगडम है इसकी क्लासिफिकेशन हो गई है इनटू 11 फाइलम्स, मेनली 11 फाइलम्स, वरना तो 35 फाइलम्स में ये एनिमल किंगडम डिवाइड हो चुकी है, बट मेनली इसमें 11 फाइलम्स आते हैं। तो ये 11 फाइलम्स स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द पोरिफेरा। पोरिफेरा से लेकर अप टू द कॉर्डेट्स तक ये जाते हैं। तो मैंने क्यों ये रैंडम सा ये टॉपिक उठाया है, तो अगर मुझे ये फाइलम्स पढ़ाने होते हैं तो पहले जब एनिमल किंगडम मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें पहले क्या आती है, उसमें पहले क्राइटेरिया आता है ऑन द बेसिस ऑफ विच द फाइलम्स हैव बीन फॉर्मेड। तो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, लेकिन मैंने ये रैंडम टॉपिक इसीलिए उठाया है क्योंकि ये रैंडम फाइल मैंने इसीलिए उठाया, आई वांट टू सी द रिस्पॉन्स। मुझे रिस्पॉन्स चाहिए कि जब मैं ये लेक्चर अभी अपलोड करूँगा तो उसके बाद जो आप लोगों का रिस्पॉन्स होगा, तो अगर आपको ये अच्छा लगेगा देन आई विल मेक द प्रीवियस वीडियोस। देन मैं पूरी की पूरी एनिमल जो किंगडम है मैं उस पर पूरे के पूरे लेक्चर्स, वो भी नंबर वाइज, स्टेप वाइज मैं बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज पोरिफेरा पर। तो सिंपली अगर आपको कुछ भी नहीं पता है पोरिफेरा के बारे में, अभी आपको एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं पता है, बट मैं यहाँ पर हूँ तो मैं जितना भी पढ़ाऊंगा यू विल गेट इट। तो आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा, सिंपल इजी वेज में ये आपको अंडरस्टैंड करा दूंगा। और दिस टॉपिक, ये जो एनिमल डाइवर्सिटी है, मच इम्पॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जाम्स। तो नीट एग्जाम्स में आपको लगता है कि ये जो डाइवर्सिटी अब हम इसको छोड़ेंगे क्योंकि ये डिफिकल्ट है, बट इट इज जस्ट, इट इज ऑन द फिंगर टिप्स। मैं इस पूरी की पूरी डाइवर्सिटी, चाहे वो एनिमल की हो चाहे प्लांट की हो, तो पूरी की पूरी जो डाइवर्सिटी है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो है, क्योंकि एनसीईआरटी एक मेन चीज़ होती है नीट में क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो मैं आपको विद इन द टिप्स, विद इन फिंगर टिप्स में आपको ये डाइवर्सिटी क्लियर कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं फाइलम पोरिफेरा पर। तो फाइलम पोरिफेरा जो है ये भी एनिमल्स का ही एक फाइलम है। सिंपलेस्ट एनिमल्स हम इनको कहते हैं, दीज आर नोन एज सिंपलेस्ट एनिमल्स। सिंपलेस्ट एनिमल्स हम इनको कहते हैं। और ये जो पोरिफेरेंस है, इनकी स्टडी को हम, अगर मैं कहूँगा कि वो जोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम पोरिफेरेंस की स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को हम पैराजोलॉजी कहते हैं। दैट इज नोन एज पैराजोलॉजी। ठीक, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ zoology which is concerned with the study of poriferans is known as पैराजोलॉजी। और ये जो टर्म पोरिफेरा है, दैट टर्म पोरिफेरा वाज गिवन बाय रॉबर्ट ग्रांट। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम क्या था? रॉबर्ट ग्रांट था। तो रॉबर्ट ग्रांट ने क्या किया, ये टर्म और नेम पोरिफेरा किसने सजेस्ट किया है? रॉबर्ट ग्रांट ने। और इन पोरिफेरेंस का जो एनिमल नेचर है, एनिमल नेचर किसने दे दिया इनका? इलाइस ने इनका एनिमल नेचर दे दिया। एनिमल नेचर वाज गिवन बाय लाइस। ठीक है, अब आपको पता ही, अगर मैं एनिमल किंगडम की यहाँ पर बात करूँ, एनिमल के लिख रहा हूँ मैं सिंपली एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम जो है, एनिमल किंगडम बेसिकली उसमें मेन टू फाइलम्स आते हैं पहले, या हम उनको सब किंगडम्स भी कहते हैं। दैट इज पैराजोआ एंड मेटाजोआ। ठीक, पैराजोआ एंड मेटाजोआ। तो पैराजोआ जो है, पैराजोआ में कौन आते हैं? पोरिफेरेंस आते हैं, सिंपलेस्ट एनिमल्स। जो मेटाजोआ में है, बाकी जो 10 फाइलम्स एनिमल किंगडम में आते हैं वो मेटाजोअन्स में आते हैं, 10 फाइलम्स। ठीक, तो पोरिफेरेंस जो है एनिमल नेचर किसने इनका दे दिया? लाइस ने दे दिया।
जो पोरिफेरंस है इनको हम कहते हैं पोर बेयरिंग एनिमल्स। दीज आर नोन एज पोर बेयरिंग एनिमल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोर बेयरिंग एनिमल्स, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है उसमें बहुत सारे छेद होते हैं, बहुत सारे होल्स होते हैं, उनमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, पोर बेयरिंग एनिमल्स इनको हम कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर पहला जो आता है फाइलम, अगर एनिमल किंगडम में आता है, तो जो प्रोटिस्टस जिसमें आते हैं, जो प्रोटिस्टस है जिसमें प्रोटोजोअन्स आते हैं, प्रोटोजोअन्स, उनको हम क्या कहते हैं, दीज आर यूनिसेलर यूकैरियोटिक एनिमल्स। प्रोटोजोअन्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटोजोअन्स अलग, प्रोटिस्टा एक अलग किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा, उसमें कौन आते हैं, उसमें प्रोटोजोअन्स आते हैं। तो प्रोटोजोअन्स को हम यूनिसेलर यूकैरियोटिक एनिमल्स कहते हैं, यूनिसेलर यूकैरियोटिक एनिमल्स, ठीक है। और जो प्रोटोजोअन्स के बाद जो मच मच मोर जो उसके बाद एक थोड़ा सा एडवांस टाइप ऑफ जो है, ये एडवांस्ड ही, मैं इनको एडवांस नहीं करूंगा, ये दोनों प्रिमिटिव है, प्रोटोजोअन्स और पोरिफेरंस। लेकिन प्रोटोजोअन्स और पोरिफेरंस के दरमियान क्या है, एक सिमिलरिटी आती है, पोरिफेरंस, पोरिफेरा और प्रोटोजोअम, ठीक है, इनमें एक सिमिलरिटी आती है, एक सिमिलर ऑर्गेनिज्म इनमें है, दैट इज नोन एज टेरोस्पोरेंजिया, टेरोस्पोरेंजिया। तो टेरोस्पोरेंजिया एक कनेक्टिंग लिंक है, ये आप याद रखोगे, टेरोस्पोरेंजिया एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द प्रोटोजोन्स एंड पोरिफेरंस, टेरोस्पोरेंजिया, याद रहा आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो कनेक्टिंग लिंक जिसमें पोरिफेरंस के जैसे भी कैरेक्टर है और प्रोटोजोन्स के भी जैसे कैरेक्टर है, तो दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज टेरोस्पोरेंजिया, इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रोटोजोन्स एंड पोरिफेरंस, ठीक। आगे यहां तक, अब देखते हैं हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरिफेरा। जो ये जो फाइलम है पोरिफेरा, इसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो जब आप एनसीईआरटी खोलोगे तो उसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स दिए होते हैं, बोल्ड लेटर्स में उसने कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, तो दोज पॉइंट्स उन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हीं से नीट के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करूं तो इसका जो पहला एक कैरेक्टरिस्टिक होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हम उसी से हम स्टार्ट ही करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी पहले हमें एनसीईआरटी क्लियर होनी चाहिए। एनसीईआरटी ही बेस है हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। हैबिटेट तो पहले आता है, हैबिटेट, हैबिटेट आपको पता ही है, इट्स अ डिवेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ पर है। तो जो पोरिफेरंस है इनका हैबिटेट बेसिकली क्या होता है, ये वाटर होता है इनका हैबिटेट, दैट मींस दे आर एक्वाटिक, ये पानी में होते हैं। हमें पता ही है कि जो पहली पहली लाइफ ऑरिजिनेट हो गई तो वो वाटर से ऑरिजिनेट होगी, तो पहले जो सिंपलेस्ट एनिमल, सिंपलेस्ट प्लांट्स, वो कहाँ पर थे, वो पानी में ही थे, दे आर एक्वाटिक, उनका हैबिटेट क्या था, एक्वाटिक था। अब जो ये पानी होता है, जो एक्वाटिक जो हैबिटेट होता है, ये दो तरीके का होता है, या तो ये मैरीन हो सकता है, दैट मीन्स साल्ट वाटर, मैरीन, या तो ये फ्रेश वाटर हो सकता है, ठीक है, फ्रेश वाटर। तो मैरीन हैबिटेट और फ्रेश वाटर हैबिटेट ये किस में आते हैं, एक्वाटिक में आते हैं। तो एक्वाटिक इन पोरिफेरंस का हैबिटेट तो एक्वाटिक है, बट मोस्ट ऑफ देम आर मैरीन, मोस्टली दे आर मैरीन। तो ये मोस्टली क्या होते हैं, ये मैरीन होते हैं, एक्सेप्ट दे आर मोस्टली, तो हैबिटेट में क्या आपको याद रखना है, दे आर मोस्टली मैरीन, ये मोस्टली मैरीन होते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किसके बगैर, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला। तो स्पॉन्जिला क्या है, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज हम इसको कहते हैं, दिस इज फ्रेश वाटर। ये स्पॉन्जिला क्या है, ये फ्रेश वाटर में रहती है। स्पॉन्जिला एक एनिमल है, एक स्पॉन्ज है, एक पोरिफेरा है, जो किस में रहता है, फ्रेश वाटर्स में रहता है। तो बाकी सारे जो पोरिफेरेंस है वो किस में रहते हैं, दे आर मैरीन, दे आर मोस्टली मैरीन एक्सेप्ट द स्पॉन्जिला। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, आपको एक्सेप्शन याद रखना है, स्पॉन्जिला क्या है, फ्रेश वाटर है, और बाकी मोस्टली क्या होते हैं, ये मैरीन होते हैं। तो स्टार मैं मार्क कर रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, आपको पता है ये मल्टीसेलुलर होते हैं, एनिमल किंगडम जो है वो मल्टीसेल्यूलर है। जब आपने 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाइटिकर की पढ़ी होगी, तो उसमें जो एनिमल किंगडम आती है ये मल्टीसेलुलर आती है।
ठीक है। उसमें खाली एक ही जो किंगडम है दैट इज मोनीरियंस। वो क्या होते हैं, वो यूनिसेलर और क्या होते हैं, वो प्रोकैरियोट्स। और जो प्रोटिस्टस होते हैं वो यूनिसेलर यूकैरियोट्स होते हैं। बाकी फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, ये तीनों क्या है, ये मल्टीसेलर होते हैं। तो मल्टीसेलर आपको पता ही है। लेकिन अब दूसरा जो क्राइटेरिया है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन। अब ये तो सेल्स के बने हुए हैं, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, दे आर मल्टी सेल्यूलर बिकॉज दे आर एनिमल्स। तो ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बट इनमें जो सेल्स होती है, सेल्स कैसे अरेंज हो गई है, सेल्स की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स ने कौन सा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बनाया है, तो दैट इज नोन एज सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तीन किस्म की होती है एनिमल्स में, या तो सेल्यूलर लेवल सेल्यूलर ग्रेड होगा ऑर्गेनाइजेशन का, या तो टिश्यू ग्रेड होगा, या तो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम ग्रेड होगा। तो इसमें पॉरिफेरेंस में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, दे आर मल्टी सेलर, लेकिन इनमें जो सेल्स होती है वो सेल्स एक दूसरे से टाइटली पैक नहीं होते हैं। और जब ये टाइटली पैक नहीं होते हैं एक दूसरे सेल्स, तो ये लूजली अरेंज्ड होते हैं। तो इसीलिए इनका जो ग्रेड आता है, देयर ग्रेड इज सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनके बॉडी में कोई टिश्यू नहीं होता है, कोई ऑर्गन नहीं होता है। दे आर हैविंग large number of cells, they are made up of large number of cells, they are multicellular, but cells are loosely arranged। तो इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो इनकी होती है दैट इज सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉइंट आपको याद रखना है, सेल्युलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें होती है, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हो गए क्लियर आपके। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट तो क्या है इसमें, तीसरा वाला पॉइंट तो तीसरा पॉइंट है सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री। अगर आप रिस्पॉन्स, मैं देखूंगा कि जो कमेंट सेक्शन में आप रिस्पॉन्ड करोगे इस वाले लेक्चर के लिए, तो मैं वहीं से देखूंगा कि फिर मैं आपको क्लासिफिकेशन, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो इट विल डिपेंड अपॉन यू पीपल। नाउ बॉडी सिमेट्री जो है, बॉडी सिमेट्री जो एनिमल्स में होती है, ये भी तीन तरह की होती है। या तो ये एसिमेट्रिकल होगी, या तो ये रेडियल सिमेट्री होगी, या तो ये बाइलेटरल सिमेट्री होगी। अब देखो, एसिमेट्री उन ऑर्गेनिज्म में, उन एनिमल्स में होती है जिनकी बॉडी कहीं से भी आप उसको कट करोगे, उनकी बॉडी को कहीं से भी आप कट करोगे, चाहे आप लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, ओब्लिक, कहीं से भी आप कट करोगे, बट उसमें दो इक्वल हाफ्स नहीं हो रहे। बॉडी सिमेट्री तीन किस्म की होती है। एसिमेट्रिकल, तो यहां पर मैं अब ऊपर ऊपर से ही आपको बता रहा हूं। एसिमेट्री, एसिमेट्रिकल बॉडी सिमेट्री क्या होती है, तीन किस्म की होती है, एसिमेट्रिकल, और फिर होती है बायलेटरल, और रेडियल, तीसरी होती है रेडियल सिमेट्री। अब देखो, एसिमेट्रिकल वो बॉडी होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म, जिसमें एनिमल की बॉडी किसी भी प्लेन ऑफ डिवीजन से इक्वल हाउस में कट नहीं होगी, ठीक है। तो इन विच एनिमल कांट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाउस। एनिमल, एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी कांट बी, cannot be cannot be cutted or divided, ठीक है, cannot be divided, और आप cutted लिखो, into two equal halves। दो इक्वल हाफ्स इसमें नहीं होंगे। अब दो इक्वल हाफ्स में क्या होनी चाहिए, उसमें सिमिलर ऑर्गन, सिमिलर टिश्यूज और सिमिलर सेल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो दो हाफ्स में नहीं हो रहा है यहाँ पर डिवाइड एक एनिमल की बॉडी, दैट सिमेट्री इज नोन एज एसिमेट्री। एसिमेट्री हम उसको कहते हैं, और एसिमेट्रिकल बॉडी हम उसको कहते हैं। तो बाइलेटरल सिमेट्री उन ऑर्गन्स में होती है जिनकी बॉडी के दो इक्वल हाफ्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस में, तो अगर ह्यूमंस में हम कट करेंगे, ह्यूमन बॉडी को हम कट करेंगे फ्रॉम हेड टू टेल, हम इसको कट करेंगे लॉन्गिट्यूडनल प्लेन ऑफ डिवीजन से, हम इसको कट करेंगे, तो इनकी बॉडी में यहाँ से एक हाथ, एक आर्म, यहाँ से एक आर्म, आधी नाक, आधी आंख, एक आंख यहाँ, एक आंख यहाँ, तो इनकी बॉडी क्या हो जाएगी, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगी, दैट्स नोन एज बाइलेटरल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री क्या है, रेडियल सिमेट्री वो वाली सिमेट्री है जस्ट लाइक एज आप साइकिल का टायर ले लो, आप इसको ऐसे कट करोगे दो इक्वल हाफ्स हो जाएंगे, आप इसको इस वाले प्लेन से कट करोगे दो इक्वल हाफ्स हो जाएंगे, आप इसको इस वाले प्लेन से कट करोगे दो इक्वल हाफ्स हो जाएंगे।
इस वाले प्लेन से कट करोगे दो इक्वल हाफ्स हो जाएंगे। तो किसी भी प्लेन ऑफ डिवीजन से जब एक एनिमल की बॉडी हर किसी प्लेन ऑफ डिवीजन से इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रही है, दैट इज नोन एज रेडियल सिमेट्री। तो यहां पर जो पॉरेफेरेंस है, पॉरेफेरेंस की बॉडी जो है, बॉडी सिमेट्री इनकी क्या है, एसिमेट्री। दे आर एसिमेट्रिकल ऑर्गन्स, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म्स। तो ये एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। अब एक और पॉइंट है यहां पर, सीलोम। स्पेलिंग हाँ गलत भी हो सकती है, स्पेलिंग का कोई। सीलोम। अब सीलोम क्या है? सीलोम एक स्पेशियस कैविटी होती है, एक खाली जगह होती है, स्पेशियस कैविटी। ये बनती कैसे? फॉर्मड फ्रॉम मेसोडर्म। ये मेसोडर्म से बनती है, एक जर्मन लेयर है तो मेसोडर्म, तो उसी से बनती है एक स्पेशियस कैविटी नोन एज सीलोम। ठीक। तो लेकिन इनमें जो सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें कभी टिश्यूज बनेंगे ही नहीं, ना है ही इनमें, तो तब मेसोडर्म कहाँ से बन जाएगा? ठीक। तो इनमें जो सीलोम होती है, दे आर एसिलोमेट्स। एसिलो एसिलोमेट्स। तो इनमें नो सीलोम इज प्रेजेंट, नो सीलोम इज प्रेजेंट, क्योंकि इनमें मेसोडर्म नहीं है, तो मेसोडर्म से ही एक स्पेशियस कैविटी बन जाती है, तो उसको हम सीलोम कहते हैं। तो नो सीलोम इज प्रेजेंट, इनमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होती है। इसके बाद ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब इस इनका बॉडी प्लान, बॉडी प्लान कैसा होता है इनका? तो बॉडी प्लान का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल, बॉडी प्लान का मतलब ये होगा कि जो डेवलपमेंटल ट्रीट्स होते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो वो सारे जाके एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बना देते हैं। तो उस वो कैसे बना है, कौन सा प्लान उसमें है, तो दैट इज नोन एज बॉडी प्लान। इट इज सिंपली आप कहोगे बॉडी प्लान, how this important or the structural functional unit has been formed, that is known as a body plan. अब बॉडी प्लान में देखो क्या है, बॉडी प्लान भी एनिमल्स में तीन किस्म का होता है। एक तो होता है सेलुलर, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, जिसमें सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान होता है। दूसरा होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, और तीसरा होता है ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान। अब देखो इनमें जो फॉर एग्जांपल एक फंक्शनल जो यूनिट बन जाता है एनिमल्स में, दैट इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनाल जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, ये सिंपली एक फंक्शनल यूनिट है। ठीक है। एक फंक्शनल स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में, तो एक एनिमल्स की बॉडी में होता है। तो बॉडी प्लान क्या है? फॉर एग्जांपल जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका माउथ यहाँ से है। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ तो एनस एक साइड से होता है। तो ये क्या है, माउथ और एनस दो सेपरेट ओपनिंग्स है। तो जो ह्यूमन की बॉडी है वो ट्यूब एक सिलेंड्रिकल होती है, ट्यूब जैसा होता है, उसमें एक और ट्यूब होता है। ठीक है। जिसमें जिसमें दोनों ओपनिंग्स होती है, एनस और माउथ, दैट इज नोन एज ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान। तो ब्लाइंड साइक बॉडी प्लान क्या है? जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम की खाली एक ही ओपनिंग होती है, यही एक्ट करती है एज माउथ, एंड दिस विल एक्ट एज एनस। दिस इज नोन एज ब्लाइंड साइक बॉडी प्लान। ठीक है। खाना यहाँ से आएगा वापस यहीं से, इन द फॉर्म ऑफ डाइजेस्ट होके यहीं से वापस जाएगा, दैट्स नोन एज ब्लाइंड साइक बॉडी प्लान। तो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान क्या है? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान उन एनिमल्स में होता है जिनमें सेल्स ने कभी टिश्यू बनाए नहीं होंगे, क्योंकि जब टिश्यूज बनेंगे तब जाके ये चीजें बन जाती है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स तब जाके बन जाते हैं। ठीक है। फंक्शनल यूनिट्स तब जाके बन जाते हैं। अब यहाँ पर जो बॉडी प्लान है किसका? पॉरीफेरेंट का। तो पॉरीफेरेंट में कौन सा बॉडी प्लान होता है? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान इज देयर, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब इनमें क्या होता है? अब अगर मैं इनकी बॉडी पर जाऊं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बॉडी ऑफ ए पॉरीफेरा। यहां पर एक सेल है, ऊपर से ये अभी क्लास लंबी हो रही है।
फॉर एग्जाम्पल दिस अ बॉडी ऑफ अ पोरिफेरा। तो इनकी बॉडी क्या है, इनकी बॉडी पोरस बॉडी होती है, पोर बेयरिंग बॉडी। तो देखो, अगर मैं बॉडी की बात करूँ इनकी, तो बॉडी के जो बॉडी की बाहर जो सेल्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, पिनेकोसाइट्स। पिनेकोसाइट्स जो बाहर से होती है, ठीक है। और ये पिनेकोसाइट्स क्या बनाती है, ये एक बाहर की एक लूज लेयर बनाती है, नॉट ए टिश्यू। ये टिश्यू एक लेयर नहीं बनाती, फॉर्म ए लूज लेयर नोन एज पिनेकोडर्म। पिनेकोडर्म हम इसको कहते हैं। और यहाँ पर एक और सेल है, दीज सेल्स आर नोन एज पोरोसाइट्स। पोरोसाइट्स। और ये पोरोसाइट्स क्या करती हैं, तो बॉडी सेल्स ही है ये। तो पोरोसाइट्स क्या करती हैं, पोरोसाइट्स के साइटोप्लाज्म के बीच में से, ये एक ही सेल है, तो इसके साइटोप्लाज्म के बीच में से एक पोर बन जाता है, दैट पोर इज नोन एज ऑस्टियम। एक पोर बन जाता है नोन एज ऑस्टियम। तो यहाँ पर भी इसके इस पोरोसाइट के साइटोप्लाज्म से एक पोर बन गया, दैट इज नोन एज ऑस्टियम। ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारे ऑस्टियम होते हैं इसमें, तो जिनको हम पिलुलरली ऑस्टिया कहते हैं। और उसके बाद क्या होती है, उसके बाद यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर एक और लेयर होती है, दैट इज अ नॉन सेल्यूलर जेल लाइक मटेरियल लेयर होती है। यहाँ पर नॉन सेल्यूलर लेयर होती है यहाँ अंदर। और इस नॉन सेल्यूलर जेल लाइक लेयर को हम क्या कहते हैं, नॉन सेल्यूलर, सेल्स की बनी नहीं होती है ये, नॉन सेल्यूलर जेल लाइक लेयर, जेल लाइक लेयर। तो इस नॉन सेल्यूलर जेल लाइक लेयर को हम क्या कहते हैं, मेसोहाइला। ठीक है। अब दूसरे फाइलम्स में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर मैं मेसोगीलिया कहूँगा। तो मेसोहाइला इनमें होती है। तो ये मेसोहाइला बराबर मेसोगीलिया की तरह ही होती है, नॉन सेलुलर जेल लाइक लेयर होती है। ठीक, ये सेल्स की बनी नहीं होती है। लेकिन अब देखो इसमें क्या हो जाता है, इस नॉन सेलुलर जेल लाइक लेयर में कुछ फाइबर्स होते हैं। ठीक है। अब किसके फाइबर्स होते हैं, कुछ जिनको हम बेसिकली स्पाइक्यूल्स कहते हैं, स्पाइक्यूल्स। ठीक है। जस्ट लाइक एज नीडल शेप्ड होते हैं ये स्पाइक्यूल्स। तो मेसोहाइला में क्या होते हैं, स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये नीडल शेप्ड होते हैं। और ये स्पाइक्यूल्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक एज, अगर मैं यहाँ पर एक स्पाइक्यूल बना दूं, एक स्पाइक्यूल ऐसा भी होता है, कभी स्पाइक्यूल ऐसा भी हो सकता है। तो दीज आर स्पाइक्यूल्स। और ये जो स्पाइक्यूल्स हैं ये बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, दीज आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो स्पाइक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, दोज आर नोन एज कैल्सेरियस स्पाइक्यूल्स। कैल्सेरियस स्पाइक्यूल्स हम उनको कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कैल्सेरियस स्पाइक्यूल्स। और अगर ये स्पाइक्यूल्स किसके बने होंगे, अगर ये सिलिका के बने हुए होंगे, सिलिका, तो उनको हम सिलिशियस सिलिशियस स्पाइक्यूल्स कहते हैं। ठीक है। तो मेसोहाइला में क्या होते हैं, स्पाइक्यूल्स होते हैं, या तो वो कैल्शियम के बने होंगे, कैल्शियस, और सिलिशियस। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस ऑफ स्पाइक्यूल्स, क्योंकि इनकी क्लासिफिकेशन पोरिफेरेंस की स्पाइक्यूल्स के बिना पर ही हुई। ठीक है। और इस नॉन सेलुलर जेल लाइक लेयर में क्या होता है और प्रेजेंट, और इसमें स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स। ठीक है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दीज आर स्पाइक्यूल्स, और स्पाइक्यूल्स के इर्द गिर्द एक नेटवर्क सा फाइबर्स का बना होता है, दैट नेटवर्क ऑफ फाइबर्स इज नोन एज स्पॉन्जिन फाइबर्स। उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स हम उनको कहते हैं। ठीक। तो ये तो मेसोहाइला में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर मेसोहाइला तो बीच में है, यहाँ पर मेसोहाइला। अब इसके यहाँ पर बाउंड्रीज पर, मेसोहाइला की बाउंड्रीज पर कुछ सेल्स होती है, उन सेल्स को हम एमोबोसाइट्स कहते हैं। ठीक है। जो मेसोहाइला की बाउंड्री होती है, फॉर एग्जांपल जो बाउंड्री ऑफ मेसोहाइला है, वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स होती है जिनको हम एमोबोसाइट्स कहते हैं। अब ये जो बाउंड्रीज पर प्रेजेंट, मैंने पहले ही कहा कि मेसोहाइला जो है इट्स अ नॉन सेलुलर, ये सेल्स की बनी नहीं होती, लेकिन बट इसके बाउंड्रीज पर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम एमोबोसाइट्स कहते हैं। और ये एमोबोसाइट्स बहुत सारे काम करते हैं। तो वन ऑफ द फेमस एमोबोसाइट जो आपको याद रखनी है, नीट में तो नहीं पूछेंगे बट एम्स, जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जस्ट लाइक एम्स, उसमें पूछे जाते हैं ये। तो एमोबोसाइट्स में एक आपको याद रखनी है, दैट एमोबोसाइट इज आर्चियोसाइट, आर्चियोसाइट। और ये आर्चियोसाइट क्या है, ये आर्चियोसाइट कौन सा काम करती है, ये रिप्रोडक्शन और रिजेनरेशन,
रिप्रोडक्शन और एंड रिजेनरेशन में मदद करती है। तो ठीक है, रिप्रोडक्शन और रिजेनरेशन में मदद करती है। और जो पॉरिफेरेंस की रिजेनरेशन है, तो जो रिजेनरेशन का किस्सा है ये एच विलिंसन ने ये रिजेनरेशन इनमें देखने को इनने डिस्कवर की। किसने? एच विलिंसन ने रिजेनरेशन डिस्कवर की किन में? पॉरिफेरेंस में। ठीक है, तो ये आर्चियोसाइट्स क्या करती हैं? ये एमोबोसाइट्स है और ये क्या करती है? ये रिप्रोडक्शन और रिजेनरेशन में मदद करती है। इसी तरह एक और एमोबोसाइट होती है, दैट्स नोन एज थैसोसाइट। थैसोसाइट थैसोसाइट क्या करती है काम? थैसोसाइट इसमें फूड रिजर्व, दिस इज अ फूड रिजर्व सेल, इसमें फूड रिजर्व रहता है। ठीक है, फूड रिजर्व रहता है इसमें। और एक और सेल होती है, एक और एमोबोसाइट होती है वहां इनकी बाउंड्रीज पर, मेसोगिलिया की बाउंड्रीज, मेसोहाइला की बाउंड्री पर। तो दैट सेल इज नोन एज क्रोमोसाइट। क्रोमोसाइट्स दे विल गिव, दे कंटेन, दे हैव द पिगमेंट्स और ये कलर देते हैं पॉरिफेरेंस को। कलर टू पॉरिफेरा, पॉरिफेरेंस को कलर कौन देता है? क्रोमोसाइट्स, बिकॉज दे कंटेन द पिगमेंट्स। ठीक, अब यहां पर आओ। अब इसके यहां पर कुछ सेल्स होती है जिनको हम कॉलर सेल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स है ये, कॉलर सेल्स कहते हैं। तो ये कॉलर सेल्स एक लूज लेयर बनाती है, दैट लूज लेयर इज नोन एज गैस्ट्रोडर्म। ठीक है, यहां पर दीज आर कॉलर सेल्स, कॉलर सेल्स, और जिनको हम क्या कहते हैं? चाइनोसाइट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे जो होता है ना कि डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर जो होता है, एक नोटेबल कैरेक्टर जो होता है पॉरिफेरेंस को, अगर एक नोटेबल कैरेक्टर से आप पहचानोगे, दे आर हैविंग कॉलर सेल्स और चाइनोसाइट्स। तो इसी पर ऑब्जेक्टिव आता है, नीड का ऑब्जेक्टिव इसी पर बनेगा, चाइनोसाइट्स पर। तो चाइनोसाइट्स और द कॉलर सेल्स जो होती है ये फूड कैप्चरिंग सेल्स होती है, दे आर फूड कैप्चरिंग सेल्स। ये क्या होती है? दीज आर फूड कैप्चरिंग सेल्स, चाइनोसाइट्स। ठीक है, तो ये एक लूज लेयर बनाते हैं नोन एज गैस्ट्रोडर्म। और अगर मैं चाइनोसाइट की यहाँ पर एक डायग्राम बना दूं, तो चाइनोसाइट की डायग्राम ऐसे होती है, इट इज जस्ट लाइक एज दिस। ये पोटली सी होती है एक, यहाँ पर ऐसे होते हैं। दिस इज अ चाइनोसाइट, और यहाँ पर एक सीलिया होता है। ठीक है, एक सीलिया होता है जो मूवमेंट ऑफ वाटर, हाँ ये न्यूक्लियस है, तो ये एक चाइनोसाइट है। चाइनोसाइट का काम है फूड कैप्चर करना, प्लस ये क्या करती है? और मूवमेंट ऑफ वाटर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट ऑफ वाटर, इन पर ऑब्जेक्टिव बनने ही है। मूवमेंट ऑफ वाटर में कौन मदद करता है इसको? दैट जब ऑस्टिया से पानी आता है तो उसको मूव कैसे करते हैं? ये बाय द बीटिंग ऑफ दिस सीलिया। जब ये सीलिया बीट करते हैं तो ये अपवर्ड्स बीट करते हैं, इसीलिए इनमें एक खाली ओपनिंग होती है यहाँ पर, दैट ओपनिंग इज, दैट एग्जिट पॉइंट इज नोन एज ऑस्क्यूलम। उस एग्जिट को हम क्या कहते हैं? ऑस्क्यूलम। और बीच में यहाँ पर एक खाली जगह होती है, दैट खाली जगह इज नोन एज स्पॉन्जियोसील। स्पॉन्जियोसील, तो स्पॉन्जियोसील क्या है? एक स्पेशियस कैविटी है, बट ये सीलोम नहीं है। ये क्या है? इट इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म। ये स्पॉन्जियोसील एक खाली जगह है, और इसमें पानी जब ऑस्टिया से आ जाता है, और उस पानी को उस पानी में जो मिनरल्स होते हैं वो चाइनोसाइट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर इस पानी, जब ये पानी स्पॉन्जियोसील में पहुंच जाता है तो ये बीटिंग, सीलिया का बीट ये करते हैं कौन? चाइनोसाइट्स सीलिया को बीट करते हैं, लेकिन ये बीट अपवर्ड्स करते हैं, ये उसको अपवर्ड्स करते हैं। पानी पानी जब ये बीट करते हैं अपवर्ड्स, तो उससे पानी क्या हो जाता है? पानी इस वाली एग्जिट पॉइंट से, दैट मीन्स ऑस्क्यूलम से बाहर निकलता है। यहाँ तक क्लियर है? चलो जी फिर, तो इनमें आप देखो इनमें अगर मैं इनके रिप्रोडक्शन की बात करूं, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी होती है।
वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल इनमें होती है, ठीक है। एसेक्सुअल कैसे होगी? बाय बर्डिंग, एक्सोजीनियस बर्ड्स इनमें बन जाते हैं, हाँ, फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक एज दिस, एक्सोजीनियस बर्ड बन गया, बाहर बॉडी के बाहर एक बर्ड बन गया, तो उसके बाद ये डिटैच हो जाएगा, नया स्पॉन्ज बन जाएगा, ठीक है। तो बडिंग से होती है इनकी। और या तो जब बडिंग से एसेक्चुअली, जब बडिंग से हो जाएगी तो उसको हम गेमेशन भी कहते हैं, ठीक है। और सेक्चुअली, हाँ, सेक्चुअली भी होती है, इनमें गेमेट्स फॉर्म हो जाते हैं फ्रॉम द, एक एमोबोसाइट है दैट इज जर्मल से, मैंने आर्चोसाइट, आर्चोसाइट रिप्रोडक्शन में मदद करती है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है। तो इनमें एक फॉर एग्जांपल एक एंडोजीनियस बर्ड बन जाता है, एक एंडोजीनियस एक स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज नोन एज गैम्यूल। अनफेवरेबल कंडीशन, ओह नॉट, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही विद द हेल्प ऑफ गेमेट्स क्या करते हैं, ये विद द हेल्प ऑफ गेमेट्स ही ये बेसिकली क्या होते हैं, ये हर्मोफ्रोडाइट्स होते हैं, दीज आर बेसिकली हर्मोफ्रोडाइट्स। और इनमें क्या हो जाती है, इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन कभी नहीं होती, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों होती है इनमें? क्योंकि जब इनमें इनमें एक मैं इसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका एक करेक्टर बताऊंगा, दैट मीन्स इनमें वाटर कैनाल सिस्टम होता है, और जब पानी ऑस्टिया से अंदर आ जाता है उससे गेमेट्स भी बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इस पोरिफेरा ने स्पर्म बना दिया या एग भी बना दिया, तो स्पर्म इसका यहाँ से निकल जाएगा, दूसरे पोरिफेरा के ऑस्टिया के अंदर आ जाएगा, उसके एग्स को फर्टिलाइज करेगा। इसीलिए इसी तरह पानी से उस दूसरी स्पॉन्ज का, दूसरे पोरिफेरा का स्पर्म आएगा, इसके अंदर आ जाएगा, तो इसको फर्टिलाइज यहाँ पर करेगा। तो इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, क्योंकि इनमें क्या है, वाई क्रॉस फर्टिलाइजेशन, हर्मोफ्रोडाइट्स तो हैं इनमें, बोथ मेल और फीमेल गेमेट तो प्रेजेंट होता है, पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसलिए होती है क्योंकि इनमें जो वाटर कैनाल सिस्टम है, वाटर कैनाल सिस्टम की वजह से इनमें क्या हो जाती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाती है। और अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, इनकी डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट इनमें क्या होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स वो वाली डेवलपमेंट जहां फॉर एग्जांपल एक अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम करते हैं, तो जब डेवलपमेंट इनके हो जाती है, तो डेवलपमेंट में फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया, तो उसके बाद क्या बन जाता है, उसके बाद पहले लार्वा बन जाता है, पहले लार्वा बनेगा, फिर अडल्ट बनेगा, फिर फॉर एग्जांपल स्पॉन्ज बन जाएगा, ठीक, फिर एक स्पॉन्ज बन जाएगा, तो दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो लार्वा इनमें जो होता है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, तो लार्वा कौन सा होता है इनमें, एम्फिब्लास्टुला, एम्फिब्लास्टुला, ये भी इंपॉर्टेंट है, एम्फिब्लास्टुला लार्वा इनमें होता है, या पैरनकाइम्यूला, पैरनकाइम्यूला लार्वा इनमें होता है, ठीक है। पैरनकाइम्यूला और एम्फिब्लास्टुला लार्वा इनमें प्रेजेंट होता है। ये तो बात थी इनकी रिप्रोडक्शन की। तो चलिए अब चलते हैं हम किसकी ओर, इनमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, एक वाला नीड का ऑब्जेक्ट कहां पर बन गया, चाइनोसाइट्स में, और दूसरा यहां पर बन जाएगा, दे हैव वन ऑफ द पिक्यूलर सिस्टम्स नोन एज वाटर कैनाल सिस्टम। इनमें क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब वाटर कैनाल सिस्टम जो इनमें प्रेजेंट होता है, ये तीन तरीके का होता है, या तो ये एस्केनॉइड हो सकता है, ठीक है, या तो ये साइक्नाइड हो सकता है, या तो ये ल्यूक्योनाइड हो सकता है। तीन तरीके का इनमें कैनाल सिस्टम हो सकता है। अब ये कैनाल सिस्टम किस पर बेस्ड है, ये मूवमेंट ऑफ वाटर पर बेस्ड है। फॉर एग्जांपल एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम कौन सा हो गया, पानी कहां से आएगा, ऑस्टिया से आएगा, या ऑस्टियम, ऑस्टिया है, दैट मीन्स बहुत सारे पोर्स होते हैं, तो ऑस्टिया से वाटर आएगा, कहां जाएगा, स्पॉन्जोसील जो अंदर जो खाली जगह है, स्पॉन्जो
सील में जाएगा, उसके बाद बाहर कहाँ से निकले, एक ही एग्जिट पॉइंट होता है, दैट इज ऑस्क्यूलम। तो अगर पानी इस तरीके से मूव हो रहा है, ऑस्टिया से लेकर स्पॉन्जोसिल, स्पॉन्जोसिल से लेकर ऑस्क्यूलम से वापस जा रहा है, तो उसको हम एस्कनाइड कैनाल सिस्टम कहते हैं। तो ये किस में पाया जाता है, ल्यूक्योसोनिया, ल्यूक्योसोलनिया। आपको बस एग्जाम्पल याद रखनी है, ल्यूक्योसोलनिया, एस्कनाइड कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है, ल्यूक्योसोलनिया। अब उसके बाद है साइकनाइड। साइकनाइड कैनाल सिस्टम क्या है, देखो मोमेंट ऑफ वाटर पर ही ये भी बेस है। तो पहले ऑस्टिया से वाटर आएगा, ठीक है, उसके बाद कहाँ जाएगा ये, उसके बाद ये जाता है जब वाटर आ गया थ्रू, वाटर आ गया थ्रू द ऑस्टिया, तो उसके बाद ये जाता है थ्रू द ऑस्टिया, ये अंदर जाएगा इन द इनकरेंट कैनाल में, किस में जाएगा, इन करंट कैनाल। अभी मैं थोड़ी सी डायग्राम बनाता हूँ उसके। तो उसके बाद ये कहाँ जाएगा, उसके बाद ये चला जाता है इनटू द फ्लैजेलेटेड कैनाल। एक और कैनाल होती है दैट इज फ्लैजिलेटेड कैनाल। लेकिन जो इनकरेंट कैनाल और फ्लैजिलेटेड कैनाल के दरमियान जो इनका जो कनेक्शन होता है वो कैसे होता है, बाय प्रोसोपाइल। अभी मैं इसकी डायग्राम बना रहा हूँ, आपको वहां से सही से नजर आएगा, ठीक है, प्रोसोपाइल। और उसके बाद ये फ्लैजिलेटेड कैनाल से कहा जाता है, स्पॉन्जोसील में जाता है। स्पॉन्जोसील में से फिर ऑस्क्यूलम के जरिए आउट, आउटसाइड, ठीक। तो ये वाला कैनाल सिस्टम को क्या कहते हैं, साइक्राइड कैनाल सिस्टम। और किस में पाया जाता है, ये साइकॉन में पाया जाता है, साइकॉन, ठीक है। अब देखो अगर मैं डायग्राम बना दूं यहाँ पर, एस्कनाइड तो सिंपल है, एस्कनाइड में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एस्कनाइड अगर मैं बना दूं यहाँ पर, तो एस्कनाइड में ऑस्टिया से पानी आएगा, वाटर थ्रू ऑस्टिया आ गया अंदर, उसके बाद कहाँ जाएगा, स्पॉन्जोसील में जाएगा, दिस इज स्पॉन्जोसील। और फिर कहाँ जाएगा, एग्जिट, और एग्जिट करेगा थ्रू द ऑस्क्यूलम, दिस इज नोन एज ये क्या है, ये डायरेक्शन है ऑफ पानी, मोमेंट ऑफ वाटर। अब यहाँ पर देखो आप साइकोनाइड, साइकोनाइड कैनाल सिस्टम जो है, साइकोनाइड कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है, साइकॉन में पाया जाता है। तो इसकी बॉडी ऐसी होती है, इसमें छोटे छोटे से ये होल्स होते हैं, दीज आर ऑस्टियाज। अब मैं इतना ही इसको बना दूंगा। जस्ट लाइक एज दिस, ऐसा ही होता है। पर देखो इसमें कैनाल्स ऐसे डेवलप हुई होती है, अगर मैं इसकी ऐसी बात करूं तो पहले ऐसे कैनाल डेवलप हो जाएगी, ऐसे ऐसे कैनाल्स डेवलप हुई होती है ऐसे। तो ऑस्टिया से पानी अंदर आया, ऑस्टिया के बाद कहाँ जाएगा, इनकरेंट कैनाल में। ये तो इनकरेंट कैनाल, देखो ऑस्टिया में आया, फिर इनकरेंट कैनाल में, फिर फ्लैजिलेटेड, ये है फ्लैजिलेटेड कैनाल, ऑस्टिया से अंदर आया, फिर इनकरेंट कैनाल से फ्लैजिलेटेड कैनाल में, फ्लैजिलेटेड कैनाल से कहाँ जाएगा, ये फ्लैजिलेटेड कैनाल से स्पॉन्जोसील में जाता है, और स्पॉन्जोसील से आउटसाइड जाता है, ठीक। ये है देखो, ये ऑस्टिया से आया अंदर, और कहाँ गया, ये गया इनकरेंट कैनाल में। इनकरेंट कैनाल में कहाँ से जाएगा, ये जो है दीज आर, ये क्या है, प्रोसोपाइल्स। ये जो मैं दिखा रहा हूँ दीज आर प्रोसोपाइल्स। ऑस्टिया से अंदर आया पानी, दिस इज ऑस्टिया, अंदर आया पानी, इनकरेंट कैनाल में गए, ये है इनकरेंट कैनाल। फिर इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल में से फ्लैजिलेटेड कैनाल में गया,
और फ्लैजेलेटेड कैनाल से स्पॉन्जोसील में गया और स्पॉन्जोसील से बाहर। ठीक, तो ये वाला किस्सा यहाँ पर है। अब इसी तरीके से ल्यूकेनाइड क्या है, ल्यूकेनाइड में ऑस्टिया से आएगा पानी, ऑस्टिया, उसके बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद इनकरेंट कैनाल में जाता है, उसके बाद इनकरेंट कैनाल को आपको याद ही रखना है, इनकरेंट कैनाल से थ्रू द प्रोसोपाइल कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाता है, फ्लैजेलेटेड कैनाल में। तो फ्लैजेलेटेड कैनाल से कहाँ जाएगा, ये फ्लैजेलेटेड कैनाल से ये सीधे जाता था स्पॉन्जोसील में, लेकिन यहाँ पर फ्लैजेलेटेड कैनाल से स्पॉन्जोसील में नहीं जाएगा। उसके बाद फिर से पोर्स हैं एंड दैट प्रोसोपाइल फिर से आता है, फिर एक्सकरेंट कैनाल आ जाती है। तो फ्लैजेलेटेड कैनाल से एक्सकरेंट कैनाल, उसके बाद स्पॉन्जोसील, और उसके बाद ऑस्क्यूलम से आउट। तो ये वाली जो ल्यूकेनाइड है, ल्यूकेनाइड कम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम है, और ये पाया जाता है किसमें, स्पॉन्जिला में। बस आपको इतना ही याद, एग्जाम्पल आपको याद है, स्पॉन्जिला में कौन सी है, ल्यूकेनाइड है, साइकोनाइड किसमें है, साइकॉन में, और एस्कोनाइड किसमें है, ल्यूकोसोनिया में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं दूसरे क्लास में। मैं अब जो दूसरा क्लास आने वाला है उसमें मैं आपको पोरफिरेंस की क्लासिफिकेशन सिखाऊंगा। और ये किस पर बेस होती है इनकी क्लास में, आपको खाली इतना ही याद रखना है कि जो क्लासिफिकेशन है पोरफिरा की क्लासिफिकेशन बेस्ड है ऑन स्पाइक्यूल्स। स्पाइक्यूल्स पर इनकी क्लासिफिकेशन हुए, वो भी 3 क्लासेस में हो गए हैं। वन इज कैल्सेरिया, जिसमें कैल्शियम से बने हुए स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अनदर इज नोन एज हेक्सा एक्टेनेलिडिया और डेस्मोस्पोरेंजिया। हेक्सा एक्टेनेलिडिया में किसी के होते हैं, हेक्सा एक्टेनेलिडिया में स्पॉन्जिन फाइबर्स के होते हैं। ठीक है, किसके होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स के होते हैं। ठीक, इसमें कैल्शियम के है और डेस्मोस्पोरेंजिया में इसी तरीके से दोनों के होते हैं। ठीक, तो इसमें आती है डेस्मोस्पोरेंजिया में स्पॉन्जिला की एग्जाम्पल आती है। तो ये मैं आगे आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा दूसरी क्लास में, क्योंकि इसकी लेंथ भी इस क्लास की बहुत ज़्यादा होगी। और इसके हम कुछ पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल जो हाउ पोरफिरिन्स आर बेनिफिशियल, या कैसे ये नुकसानदेह है, तो वो भी हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे।